Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your friends, your parents all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we had started a chapter number 8, that is electromagnetic waves. This chapter is very important for us with respect to the physics, with respect to the unification of the different branch of physics. हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि ये जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, ये तीनों ब्रांच को कंबाइन कर रहा है। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर वो हिस्ट्री था, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन्वेंशन हुआ। सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर नहीं, लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंटली नहीं, बट थियोरिटिकली सबसे पहले मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जिस्टेंस का पता लगाया। वो कैसे लगाया, उसका पूरा जो हिस्ट्री था, वो डिस्प्लेसमेंट करंट पिक्चर में आया था, वो सब लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इंजीनियरिंग के अंदर भी काम आ सकता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो मैंने हमारे एप्लीकेशंस के अंदर वो अपलोड कर दिया है, एक बार वो जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अंदर मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस हुआ, कैसे वो मतलब साइंटिस्टों को पता चला कि ये क्या है। मैक्सवेल ने क्या किया था, कौन कौन से फंडामेंटल्स का यूज किया था। उसने एम्पियर सर्किट लॉ को क्रॉस चेक किया तो पता चला कि उसमें कुछ मिसिंग है, तो वो मिसिंग टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट उसने वहां पे ऐड किया। वो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है और वो क्यों वहां पे लेना पड़ेगा, वो सारा डिस्कशन मैंने वहां पे किया था। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थियोरिटिकली हमने लास्ट लेक्चर में प्रोड्यूस कर दिया था। अब मैक्सवेल ने अपना जो थ्योरी बताया था उसके अंदर उसने ऐसा भी प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर है, एग्जिस्टिंग है, तो उसका जो स्पीड है वो उसके थ्योरी के द्वारा ये पता चला, उसके थ्योरी के द्वारा कि भाई द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी गिवन बाय इक्वेशन, स्पीड कैन बी गिवन बाय द इक्वेशन 1/√μ0 ε0। बट मैंने ये भी आपको पता करा, मैंने ये भी आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि अगर आप यहाँ पे म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट विच एक्चुअली परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, अगर उसका वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो जो आंसर आएगा वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। द आंसर वॉज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दिस वैल्यू वॉज ऑलरेडी नोन टू साइंटिस्ट लोगों को पता था कि भाई ये तो क्या है, ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो अब जाके पता चला साइंटिस्टों को कि जो लाइट वेव्स है, लाइट का जो ये जो सन में से जो लाइट का रेडिएशन आता है वो कोई और नहीं बट वो क्या है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब जाके उन लोगों को पता चला। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर लेबोरेटरी के अंदर हर्ट्ज वाज द पर्सन कि जिसने लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किया। उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट है जगदीश चंद्र बोस, जैसी बोस, उसने भी लेबोरेटरी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किया। और मार्कोनी वाज द पर्सन, मार्कोनी ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसमिट करने के लिए वो उसने मशीन बनाया। मतलब ही वाज एबल टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो फ्रेंड्स, आज हम मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीविज़न कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, ये जितना भी कम्युनिकेशन जो हम यहाँ पे करते हैं, जैसे हम रिमोट के द्वारा टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं, रिमोट के द्वारा आप एसी को भी ऑपरेट कर सकते हो, आप ब्लूटूथ द्वारा फाइल को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो, इंफ्रारेड द्वारा भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, जेंडर वगैरह। तो ये सब जो चीज़ है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के द्वारा ही ये पॉसिबल हो सका है। मतलब बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रांसफर के द्वारा हो गया। आज हम इंटरनेट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन, ये जितने भी कम्युनिकेशन है वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ही बेस पे उसके द्वारा ही पॉसिबल हो सका है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा एक ही सीक्वेंस है।
सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, उसके बाद हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब 6 एंड 7 चैप्टर, 6 एंड 7 चैप्टर इज करस्पॉन्डेंट टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जैसे 6 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर वेरिएशन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। 7 चैप्टर में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट भी प्रोड्यूस किया था, और 8 चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा प्रूव कर दिया था, हमने पढ़ा था कि जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेट, जैसे मैग्नेट 6 चैप्टर में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेराई होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, और उसके द्वारा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुआ था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन हुआ लास्ट लेक्चर में थियोरिटिकली, फिर प्रैक्टिकली किया हर्ट्ज ने, एंड ट्रांसफर किया मार्कोनी एंड जगदीश चंद्र बोस ने। बहुत सारे टेक्नोलॉजी आज हम जो भी यहाँ पे यूज करते हैं उसके पीछे ये सारा फिजिक्स रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रेंड्स, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द 8.3 टॉपिक। तो हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोड्यूस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई कोई स्टेशनरी चार्ज है तो वो क्या करेगा, कोई बताएगा मुझे? स्टेशनरी चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली द stationary charge can produce only the electric field. If the charge is moving with the constant speed, कोई constant speed से कोई charge अगर move कर रहा है तो वो क्या produce करेगा? Electric and magnetic field both is going to be produced by the charge moving with the constant speed. बट वो कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव हो रहा है तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो टाइम के साथ वेराई नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। बट अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उसके द्वारा वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। मोर प्रॉपर्ली आई कैन से इफ द चार्ज ओसिलेटिंग, ओसिलेशन इज द एक्सेलरेटेड काइंड ऑफ मोशन, ओसिलेशन एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल है। तो ओसिलेटिंग चार्ज जो है ना वो वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है, वो आपको मान लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है, और उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? तो बोले चार्ज जितने फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट करेगा उतना ही फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी कहाँ से लेगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, no energy can be produced without any cost. So here I can say the energy gained by the electromagnetic waves is at the cost of energy of oscillating charge. तो ये oscillating charge जो oscillate कर रहा है उसका जो energy है, at the cost of that energy electromagnetic waves get the energy. तो या देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। How are, देखो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्या ये टॉपिक दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ सर। तो ये टॉपिक जो है ना वो आपको लर्न बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली समझना है इस टॉपिक को। मैं आपको बोल दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको लर्न बाय हार्ट करना है, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में ही डिस्कशन है। देख लेते हैं क्या लिखा है। देखो, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड? नाइदर स्टेशनरी चार्ज नॉर चार्ज इन द यूनिफॉर्म मोशन कैन बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टेशनरी चार्ज या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो चार्ज मूव हो रहा है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। द फॉर्मर प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड while the later produce magnetic field as well. However, they do not vary with the time. It is an important result of Maxwell's theory that accelerated charges radiate electromagnetic waves. The proof of this basic result is beyond the scope of मतलब बता, इन लोगों ने सामने से बता दिया है कि आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि ओसिलेटिंग चार्ज जो है
एक्सेलरेटेड जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। वो क्यों? तो उसका प्रूफ ये बुक के अंदर हम नहीं दे सकते, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। उन लोगों ने टेक्स्ट बुक के अंदर सामने से लिख दिया है। मतलब आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है वो टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है। वो आपको एक्सेप्ट कर लाना है। लिखा हुआ है, देखो, द प्रूफ ऑफ दिस बेसिक रिजल्ट is beyond the scope of this book, but we can accept it on the basis of rough and qualitative reasoning. Consider a charge oscillate with some frequency. An oscillating charge is an example of accelerated charge. मैंने पहले ही बता दिया कि oscillation भी accelerated charge का ही example है. This produces an oscillating electric field in the space, which produce an oscillating magnetic field as well, because हमने ये पढ़ लिया है कि अगर कोई वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, which in turns is the source of oscillating electric field and so on. The oscillating electric and magnetic field thus generate each other, so to speak, as the wave propagate through the space. The frequency of the electromagnetic wave naturally equal to the frequency of the oscillating charge, and the energy associated with the propagating electromagnetic waves comes from at the expense of the energy of the source, that is accelerated charge. तो ये दो चीज आपको हमेशा माइंड में रखना है कि भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी जो चार्ज ओसिलेट हो रहा है उसी के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। एंड नंबर 2, ये एनर्जी कहाँ से उसको मिलेगा, तो बोले तो ये एनर्जी जो ओसिलेटिंग चार्ज है, जो सोर्स है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, उसके द्वारा ही ये मिलेगा। फ्रॉम दी, यहाँ पे हम अटके हैं, फ्रॉम द proceeding discussion, it might appear easy to test a prediction that light is an electromagnetic wave. We might think that all we needed to do, किसी का आवाज आ रहा है? We might think that all we needed to do was to set up an AC circuit in which the current oscillate at the frequency of visible light, say yellow light. But that is not possible. The frequency of the yellow light is a 6 into 10 raised to 14 hertz, while the frequency that we get even with the modern electronic circuit is hardly 10 raised to 11 hertz. This is why the experimental demonstration of the electromagnetic waves lead to come to the low of the low frequency region, the radio wave region, and it is the Hertz experiment. देखो क्या ये पैराग्राफ में क्या बोला है कि भाई अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहा है, ऐसा हमको देखना है, अगर हमको देखना है तो हम देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई ऐसा एसी सर्किट बनाना पड़ेगा कि जिसके अंदर विजिबल रीजन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम के जितने उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उतने फ्रीक्वेंसी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 to 14 हर्ट्ज। तो विजिबल रीजन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 10 to 14 हर्ट्ज है। तो उसी फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स आपको लगाना पड़ेगा। हमारे घर में जो एसी आता है ना उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और आई एम टॉकिंग अबाउट द 10 to 14 हर्ट्ज, 10 power 14। सो प्रैक्टिकली ऐसा कोई एसी सोर्स हम अभी तक तो बना नहीं पाए हैं कि जिसका फ्रीक्वेंसी 10 to 14 हर्ट्ज हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम दैट इज पॉसिबल अप टिल नाउ इन द होल यूनिवर्स, इन द होल वर्ल्ड इज अ 10 to 11 हर्ट्ज। तो प्रैक्टिकली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करके देख नहीं सकते हो। देखने के लिए विजिबल रीजन रिक्वायर्ड है, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट लो फ्रीक्वेंसी रीजन वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्शन हम करेंगे, देख तो नहीं पाएंगे बट उसका कुछ हिसाब से हम डिटेक्ट तो कर सकते हैं कि अगर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको डिटेक्ट तो कर सकते हैं। हर्ट्ज ने वही किया था, हर्ट्ज ने लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस किए थे और डिटेक्ट किए थे। देखना तो मुश्किल है बिकॉज विजिबल रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है।
बट लो फ्रीक्वेंसी सोर्स के द्वारा हम रेडियो वेव्स जो जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, वो ऐसे वेव्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हर्ट्ज ने वही किया था। हर्ट्ज सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटल टेस्ट द मैक्सवेल थ्योरी, created a sensations and sparked off other important works in this field. Two important achievements in this connection deserves mention. 7 years after Hertz, Jagdish Chandra Bose, working at Calcutta, now at Kolkata, succeeded in producing and observing the electromagnetic waves of much shorter wavelength. His experiment, like that of Hertz, was confined to the laboratory. मतलब हर्ट्ज ने भी क्या मतलब ये जगदीश चंद्र बोस ने भी ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किए थे वो उसको वो लेबोरेटरी के अंदर ही प्रोड्यूस कर किए थे। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वो नहीं ले गए थे। बट उसके बाद एट अराउंड द सेम टाइम गुगलील्मो, क्या है ये, गुगलील्मो व्हाटएवर, मार्कोनी, हमारे लिए मार्कोनी। सो एट द सेम टाइम मार्कोनी इन इटाली, ये इटाली के जो नाम होते हैं ना वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोनाउंस के लिए होते हैं, जो भी है। बट मार्कोनी इन इटाली followed Hertz's work and succeeded in the transmitting electromagnetic wave other from over the distances of some kilometers. So Marconi's experiment makes the beginning of the field of a communication using the electromagnetic waves. तो फ्रेंड्स ये पूरा हिस्ट्री आपको पता चला क्या लिखा है यहाँ पे, इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या ये बात आपको समझ में आया यहाँ पे क्या चीज हुआ है, ये सब क्या हुआ अभी? यस सर। तो अब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपका ये जो चैप्टर है ना उसका 5 मार्क का वेटेज है। उसमें से 3 MCQ एज पर योर बोर्ड ब्लूप्रिंट, you will be asked 3 MCQs and 1 2-marker question. So you will be asked a 5-marker question from this chapter, and I think you can easily get these marks because this is quite a small chapter. आराम से मार्क्स गेन कर सको ऐसा चैप्टर है। तो लास्ट बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे मैं 10-12 कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोई 4 आप 6 या 8 कैरेक्टरिस्टिक आप याद रख सकते हो एज अ 2 मार्क। ओके, तो हम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, क्या आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे होते हैं वो आप देखा आपने? क्या आपके मोबाइल में ये फिगर आपको दिख रहा है? यस सर। But before starting the characteristic of electromagnetic wave, I need to explain you the 11th standard concept of the wave. Wave 11th standard में एक चैप्टर था, वो पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो, तो उसकी ज़रूरत वो वेव्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रख दो। किसी को याद है फ्रेंड्स वेव इक्वेशन? yes, हाँ बोलो, क्या है वेव इक्वेशन? बोलो कौन यस बोला? आप इक्वेशन पूछ रहे हो क्या? हाँ डेफिनेशन? इक्वेशन पूछ रहा हूँ। नहीं सर, इक्वेशन नहीं है, डेफिनेशन है। वेव इक्वेशन प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, प्रोग्रेसिव वेव जो मतलब जो आगे आगे बढ़ता है। तो वेव इक्वेशन फॉर द प्रोग्रेसिव वेव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। चलो किसी को याद है वेव इक्वेशन? y is the function of x and t is equals to a साइन भी लिख सकते हो, कोस भी लिख सकते हो, a साइन kx माइनस ओमेगा टी। अगर पॉजिटिव x है तो यहाँ पे नेगेटिव करना है, और अगर नेगेटिव x है तो यहाँ पे पॉजिटिव करना है, इफ यू रिमेंबर।
सो अगर चलो यहाँ पे x के बदले y है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन के वाई माइनस ओमेगा टी। अगर z डायरेक्शन है तो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो ये याद रख दो। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव के बदले नेगेटिव x है तो यहाँ पे माइनस के बदले क्या आना चाहिए? अरे बोल भी दो। प्लस आएगा। प्लस आएगा। चलो, वेर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, वो आपको पता होगा। कभी कभी ये f के बदले यहाँ पे वी बी सिंबल यूज करते हैं, म्यू, ऐसे ये वी बी सिंबल यूज करते हैं f के बदले। बट मैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन आई विल यूज द सिंबल f फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, ओके? दैट इज नोन एज ओमेगा इज नोन एज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड k आपको शायद पता होगा, k इज इक्वल टू 2π बाई लैम्बडा, दैट इज नोन एज अ वेव वेक्टर। इसका जो यूनिट है ना वो रेडियन पर सेकंड है, और वेव वेक्टर का यूनिट जो है ना वो रेडियन पर मीटर है। तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग फॉर द वेव। देखो, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब वेव तो है। हमने 11th स्टैंडर्ड में द नेम ऑफ द चैप्टर वाज इटसेल्फ वाज अ वेव। तो अभी हम वही तो पढ़ रहे हैं, वेव सी तो पढ़ रहे हैं। तो वेव के इतने फंडामेंटल को आप तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इतना याद रख दो, दैट शीट, इतना याद रख दो। अब यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऐसा मतलब ऐसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे होते हैं। वो आपको हर्ट्ज ने लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया, हमारे जगदीश चंद्र बोस ने भी प्रोड्यूस किया। उन लोगों ने ऐसा बताया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस हिसाब से प्रोपोगेट हो रहे हैं। चलो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों का ऑसिलेशन हो रहा है। बट प्रोपोगेशन कौन से डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है? जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्रोपोगेशन is in the positive z direction? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? yes or no? हाँ। Yes, sir. yes or no? Yes, sir. तो देखो दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसका ऑसिलेशंस कौन से डायरेक्शन में, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। तो वो कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं? पॉजिटिव वाई। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई डायरेक्शन। थोड़ी देर में उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है साइनोसोडली, टाइम के साथ वेराई हो रहा है। पहले इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव मैक्सिमम हो रहा है। बट वो जितना भी ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, हो रहा है, वो कौन से डायरेक्शन में है? कोई बताएगा मुझे? वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सट्रैक्शन। तो जो प्रोपोगेशन है वो जेड डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशंस है वो कौन से डायरेक्शन में है? तो बोले तो एक्स डायरेक्शन में है। अब आप ध्यान से देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड का मुझे बताओ कि उसके जो उसका जो ऑसिलेशंस है वो कौन से डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन। दिस इज अ वाई डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका ऑसिलेशंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आप देख सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशंस है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। क्या ये बात आपको पता चला? इज इट क्लियर? Yes, sir. So all these three vectors, all these three, propagation of the electric field, propagation of the direction of the oscillation of the electric field, direction of the oscillation of the magnetic field, and direction of the propagation, all these three are Perpendicular. mutually perpendicular. So friends, the very first characteristic, देखो ये तो आपको डायरेक्टली आपको एक्सेप्ट करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे है। वो हर्ट्ज ने एंड जगदीश चंद्र बोस ने हमको बताया, तो हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई ये जो हमको डायग्राम दिया हुआ है वो वाकई में सही है, वो है, ऐसा मान लेते हैं।
तो ये डायग्राम को देख के एक चीज कंफर्म्ड है। क्या कंफर्म्ड है? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओसिलेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड का ओसिलेशन, ये तीनों चीज एक दूसरे से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। तो दैट इज द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लिखना है आपको ऐसे कि इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स oscillation of electric field vector, magnetic field vector and direction of propagation, all three are mutually perpendicular. चलो, अब हमको जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है उसमें मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसका ओनली एक्स कंपोनेंट ही पॉसिबल है, बिकॉज आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओसिलेशन है ना वो एक्स डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो उसका ओनली एक्स कंपोनेंट ही प्रेजेंट है, वाई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ओनली ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप, ई वाई जे कैप ई जेड के कैप लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका जो ओसिलेशन है ना वो तो ओनली एक्स डायरेक्शन में है। बट उसका जो वैल्यू है, ये जो ई एक्स है वो कैसे वेराई हो रहा है, तो बोले तो साइन फंक्शन के द्वारा वेराई हो रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो साइन फंक्शन के द्वारा वेराई हो रहा है। तो ई एक्स इज इक्वल टू ई जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी आई कैप। मैंने यहाँ पे के जेड क्यों लिखा, के जेड माइनस ओमेगा टी, कोई बताएगा मुझे? Z डायरेक्शन में propagation। एग्जैक्टली, इट इज प्रोपोगेटिंग इन द जेड डायरेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है तो उसके लिए इक्वेशन है के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है तो के जेड माइनस ओमेगा टी। मैं है ना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के। चलो कोई मुझे लिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए बारे में मुझे क्या लिखना चाहिए, उसका कौन सा वाला कंपोनेंट मुझे लिखना चाहिए? X डायरेक्शन। मैग्नेटिक नहीं, फील्ड y का वाई डायरेक्शन में उसके ओसिलेशंस है, तो आई नीड टू राइट बी वाई जे कैप। बट ये बी वाई का वैल्यू कितना होगा, वो भी साइन फंक्शन के द्वारा वेराई हो, देखो ये भी पीरियोडिकली साइन फंक्शन के हिसाब से वेराई हो रहा है, ये भी पीरियोडिकली वेराई हो रहा है। तो फिर उसका मुझे लिखना चाहिए बी जीरो साइन, बट उसका भी प्रोपोगेशन तो जेड डायरेक्शन में ही है ना, उसका भी प्रोपोगेशन तो जेड डायरेक्शन में ही है। तो ये जो फेज है, दोनों का फेज देखो, आप फिगर के हिसाब से भी देख सकते हो, ये जो एंगल होता है उसको फेज बोलते हैं। तो आप देख सकते हो, फिगर में भी देख सकते हो, दोनों साथ में जीरो, साथ में मैक्सिमम, साथ में जीरो, साथ में नेगेटिव मैक्सिमम, मतलब दे आर इन फेज, वो दोनों एक ही फेज के साथ, उसके एंगल तो सेम ही रहेंगे, दे आर इन फेज, साथ जीरो, साथ में जीरो, साथ में मैक्सिमम, दोनों का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन तो जेड ही है, तो एंगल तो के जेड माइनस ओमेगा टी ही आएगा। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ओसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ओसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम इसके इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इस इक्वेशन से हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक खत्म हुआ। नंबर टू, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसने निकाला था? ये फॉर्मूला प्रूव किया था मैक्सवेल ने, हम इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपोगेशन है उसके स्पीड का ये फॉर्मूला है, तो ये तो वैक्यूम में है, वैक्यूम के अंदर ये फॉर्मूला है। तो अगर कोई और मीडियम होता तो मुझे क्या लिखना चाहिए था? म्यू एप्सिलॉन नॉट, म्यू तो आर एप्सिलॉन। मीडियम का परमिएबिलिटी, मीडियम का परमिटिविटी, इज दैट क्लियर टू यू? Yes, It understood, friends? Yes, sir. Yes, yes, sir. Or any other medium. Number three, electric field at any place. In the case of electromagnetic waves, at any place, the magnitude or amplitude of the electric field, the ratio of the amplitude of electric and magnetic field is always remains the velocity of light. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है उसका अगर रेशियो निकालोगे तो वो आपको ऑलवेज
वेलोसिटी ऑफ लाइट ही मिलेगा. दैट इज द थर्ड करेक्ट. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव. तो आप देख सकते हो उसको नॉन मैकेनिकल क्यों बोलते हैं. अच्छा, पहले तो मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं मुझे ये बताओ, कोई बताएगा मुझे आप में से. which requires medium to Require propagate medium itself. to हाँ, जिसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, मीडियम रिक्वायर्ड है, उसको मैकेनिकल बोलेंगे. जैसे साउंड वेव है, तो साउंड वेव जो है ना वो एयर के मीडियम में ही प्रोपोगेट हो सकते हैं. आप एक काम करना, वैक्यूम में जाके बहुत ज़ोर से बोलने का ट्राई करना, आपके आपके माउथ में से कोई आवाज़ ही नहीं निकल पाएगा. आप ट्राई करना. तो साउंड वेव जो है ना वो मैकेनिकल वेव है. वो इट कैन बी प्रोपोगेट ओनली वाया एयर मीडियम. स्ट्रिंग के अंदर जो वेव हम प्रोड्यूस करेंगे वो भी मैकेनिकल है. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक स्पेशल काइंड ऑफ वेव्स, उसको प्रोपोगेट होने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं थोड़ा और एक हिस्ट्री बताता हूँ यहाँ पे, एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ. बहुत सालों पहले ऐसा ही माना जाता था कि कोई भी वेव है उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम ऑलवेज रिक्वायर्ड ही होता है. विदाउट मीडियम एनी वेव कैन नॉट बी प्रोपोगेट. तो उन लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपोगेशन तो हो रहा है फ्रॉम सन टू द अर्थ. तो उन लोगों ने पहले ऐसा अजम्पशन किया था कि सन एंड अर्थ के बीच में एक बहुत ही बड़ा मीडियम है, उसका नाम उन लोगों ने उसका नाम उन लोगों ने बनाया था ईथर. उन लोगों ने ऐसा अज्यूम किया था, साइंटिस्ट लोगों ने. वो लोग ऐसा मानते थे पहले, बहुत सालों पहले साइंटिस्ट तो ऐसा मानते थे कि कोई भी वेव है तो उसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई टाइप का मीडियम तो होना ही चाहिए. तो टू अवॉइड दी कन्फ्लिक्ट उन लोगों ने एट दैट टाइम ऐसा अज्यूम किया था कि हमारे आसपास एक बहुत बड़ा मीडियम है, उसका नाम उन लोगों ने दिया था ईथर. बट इवन एक्चुअली अलग अलग साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया और उन लोगों ने पता किया कि ऐसा ईथर बीथर कोई मीडियम होता ही नहीं है. एंड उस ऐसा भी पता कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि नो वेव्स कैन प्रोपोगेट विदाउट एनी मीडियम. वो कंसेप्ट फिर वायोलेट हो गया, वो कैंसिल हो गया. उन लोगों को पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव्स है जिसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. yes sir. कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव्स. आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो है उसका ओसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. तो आपको पता होगा कि अगर ओसिलेशंस एंड प्रोपोगेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो ट्रांसवर्स वेव, इट इज नॉट अ लॉन्जिट्यूडिनल, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव्स. Number 6, electromagnetic waves can possess, electromagnetic waves always possess the energy. वो along with the propagation of the electromagnetic wave, energy is also propagate. तो भैया हमको ये पता ही है ना, हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते ही है ना. हम ये सोलर पैनल के द्वारा सोलर एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते ही है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी को प्रोपोगेट कर सकता है, एनर्जी उसके साथ होती है. Number 8, when electromagnetic waves are incident on any surface, when electromagnetic wave incident on any surface, it will give the momentum and the force. It will produce the pressure, it will produce the force, it will give the momentum to that surface. जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो वो सरफेस के ऊपर मोमेंटम वो अप्लाई करता है, फोर्स भी अप्लाई करता है, प्रेशर भी अप्लाई करता है. अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी ई है और वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको शायद केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि एनर्जी इक्वल्स टू पीसी, ई इक्वल्स टू पीसी. तो मोमेंटम गेन बाय दैट सरफेस, मोमेंटम गेन बाय दैट सरफेस कैन बी गिवन बाय ई बाय सी. अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी ई है और वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है कोई सरफेस के द्वारा, तो सरफेस को कितना मोमेंटम मिलेगा, तो बोले ई बाई सी जितना मिलेगा. सो दिस इज द मोमेंटम गेन बाय द सरफेस व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनर्जी ई इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस.
तो फ्रेंड्स एक और कैरेक्टरिस्टिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स possess द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी माने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज एनर्जी डेंसिटी, and the electro energy density of the electromagnetic waves can be given by epsilon naught into E RMS square, or it can be written as a B RMS square by mu naught. तो these are the 8 or 9 characteristic of the electromagnetic waves. और एक हम कह सकते हैं कि at the far distance from the source से बहुत दूर, at the far distance from the source, the phase of electric and magnetic field vectors are same. आप देख सकते हो कि फेज डिफरेंस जीरो इन फेज है। हाँ, मैं थोड़ा आपको एडवांस में बोल देता हूँ कि सोर्स के नज़दीक की अगर बात करते हो तो वहाँ पे फेज डिफरेंस दोनों के बीच में π/2 होता है। वो क्यों, वो अभी मत पूछो, आप एक्सेप्ट कर लो कि सोर्स के दूर के डिस्टेंस पे, फार डिस्टेंस सोर्स से जहाँ से वो प्रोड्यूस होता है, सोर्स के फार डिस्टेंट पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन फेज, सेम फेज में होते हैं। उसको रेडिएटिव कंपोनेंट बोलते हैं, रेडिएटिव कंपोनेंट बोलते हैं। बट सोर्स के नज़दीक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में π/2 जितना फेज होता है, π/2 90 डिग्री का फेज होता है, और उसको इंडक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। नज़दीक वाले कंपोनेंट को इंडक्टिव बोलते हैं, फेज डिफरेंस वहाँ पे π/2 होता है। दूर वाले कंपोनेंट को रेडिएटिव कंपोनेंट बोलते हैं, वहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो होता है। तो फ्रेंड्स, दिस आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आपके अगर कुमार पब्लिकेशन का बुक अगर आपके पास है तो क्वेश्चन नंबर 10 आई हैड डिस्कस्ड, 10th क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आप थोड़ा 10th क्वेश्चन रीड करना, वहाँ पे 14 कैरेक्टरिस्टिक, 14th डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन इन दैट क्वेश्चन। तो आपको 5-6 याद रखना है। तो आपके एग्जाम के, बोर्ड के एग्जाम में ये कैरेक्टरिस्टिक वाला टॉपिक आपको याद रखना है। 4, 5, 6, 6, 7, 6, 8 जितना कैरेक्टरिस्टिक याद रख दो बहुत ठीक है, वो याद रख दो। हाँ, बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको समझना तो है ही, बट 6 to 8 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है, वो आपको पूछ सकते हैं एज ए 2 मार्क। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. तो अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी मैं 3 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, बट जो JEE में इम्पोर्टेंट है, नीट में इम्पोर्टेंट है, उसके बेस पे MCQ आपके गुजसेट में भी आ सकते हैं। तो अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा जिसके बेस पे आपको JEE नीट में बेनिफिट डेफिनेटली होगा, जो आपके अभी कंटेंट में नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है। टेक्स्ट बुक में ही नहीं है, सिलेबस में ओमिट कर दिया, ऐसा नहीं है, वो टेक्स्ट बुक के अंदर ही नहीं है। खाली वो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ये इक्वेशन दिया हुआ है। देखो ये रहा इक्वेशन, इलेक्ट्रो एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन तो दिया हुआ है, बट वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तो दिया हुआ है। इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ है, बट कहीं पे भी ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है बट उसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है। तो मैं 3 चीज अब यहाँ पे देने वाला हूँ जिसका यूज उन लोगों ने किया हुआ है, जिसका यूज किया हुआ है बट प्रूफ नहीं दिया हुआ है। तो कौन कौन से 3 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा फ्रेंड्स। आप प्लीज़ ये जो स्क्रीनशॉट मैं अभी मैं आपको ये 3 क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका स्क्रीनशॉट आप प्लीज़ लिख दीजिएगा, या फिर उसको प्रिंट आउट निकाल के आप बुक के अंदर उसको रख दीजिएगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टेक्स्ट बुक के अंदर उसका प्रूफ नहीं है। फ्रेंड्स, एम आई ऑडिएबल टू यू ऑल? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. नंबर 1, refractive index of medium. Eta is equals to root mu r k.
चलो इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको शॉर्ट में मैं EMW बोलता हूं, चलेगा ना? इन वैक्यूम। चलो वैक्यूम के अंदर स्पीड का फॉर्मूला क्या है बताओ भैया? 1/√μ0. 1/√μ0ε0। इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या हमने ये बात आपको ये किसने प्रूव किया था? ये मैक्सवेल ने प्रूव किया था। उसके प्रूफ के अंदर हम नहीं जाते, ये सीधा एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसके द्वारा ही हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी अदर मीडियम, कोई भी मीडियम के अंदर अगर स्पीड का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखना चाहिए मुझे? तो भैया हो जाएगा परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। नाउ relative permeability is equals to permeability of medium upon permeability of vacuum। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि permeability of medium is equals to permeability of vacuum into the relative permeability। Similarly, dielectric constant or relative permittivity of a medium is equals to permittivity of medium upon permittivity of vacuum। तो permittivity of medium is equals to dielectric constant into epsilon naught। So putting this value in the from equation number 2 now, from equation number 2, the velocity of electromagnetic waves in any other medium, in any medium is a 1/, म्यू के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ? तो बोले μ0 इंटू μr, एंड एप्सिलॉन के बदले मैं लिख सकता हूँ k एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा भैया 1/μr(k) into 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। बट फ्रेंड्स एज यू नो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट तो क्या है? C. तो ये हो जाएगा C इज बाई रूट म्यू आर के। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि C बाई वी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो तो आप क्या क्या हो जाएगा? रूट म्यू आर के। बट शायद आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होगे, या अगर नहीं पता है तो आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये आ जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा इज इक्वल्स टू C बाई वी होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द एनी अदर मीडियम इज डिफाइंड एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो ये प्रूव हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम कैन बी गिवन बाय रूट म्यू आर के। So that is again this equation. Again this equation is indicating the relation between the optics, magnetism and electricity। देखो ये ईटा क्या है? तो बोले इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा कंसेप्ट, किस ब्रांच का कंसेप्ट है? तो बोले वो तो ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है। रिफ्रैक्शन इज फिनोमेनन कनेक्टेड विद ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, these are the phenomenon corresponding to the ray optics। तो ये तो ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो ये परमिएबिलिटी तो मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है। एंड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो तो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है। तो वापस से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगेन दिस इक्वेशन इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया ये प्रूफ? तो कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना होता है समझ में आया आपको? अगर आपके पास रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. अरे हाँ के ना तो बोल दो।
Yes, sir. चलो अब जो है ना वो ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका फॉर्मूला रो, अगर हम उसको सिंबल रो बोलते हैं तो आई एम गोइंग टू प्रूव दैट इट कैन बी गिवन बाई ERMS स्क्वायर. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ BRMS स्क्वायर बाई म्यू नॉट. तो अब मैं इसका प्रूफ देने वाला हूं आपको. ओके सबसे पहले तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, तो बोले एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी. क्या ये बात आपको पता है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ electromagnetic waves carries both electric and magnetic field. So energy density of electromagnetic wave is the addition of energy density associated addition of energy density associated with electric field and magnetic field. क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी का अगर समेशन कर दे तो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा. अब किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी क्या था? वो हमने कैपेसिटर के 2 प्लेट के अंदर ये प्रूव किया था. है कोई माइका लाल, किसी को याद है? कैपेसिटर के 2 प्लेट के अंदर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था सेकंड चैप्टर में. किसी को याद है? Half CV square. हाफ CV स्क्वायर वाज जस्ट एनर्जी, इट वाज नॉट द एनर्जी डेंसिटी. वो एनर्जी था. उसके बाद जो थ्योरी था ना हाफ CV स्क्वायर के जस्ट उसके बाद, तो वहां पे ये हमने प्रूव किया था, अगर आपको याद हो तो. हाँ याद है सर. और मैग्नेटिक फील्ड का किसी को याद है? हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये प्रूव किया था मैग्नेटिक फील्ड का. सोलेनॉइड के अंदर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था B²/2 म्यू नॉट. याद है? हाँ सर. बट above equation is a valid. देखो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था एंड सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था. सो above equation is valid for constant electric and magnetic field. In the electromagnetic wave, electric and magnetic field are varying periodically, sinusoidally with the time, periodically with the time. So સર પોઝિશન થી બી વેરાય કરે છે ને? क्या बोल रहे हो? ખાલી ટાઈમ થી જ વેરાય કરે કે પોઝિશન થી બી વેરાય કરે છે?
हम ऐसा ही कह सकते हैं कि वो टाइम के साथ ही वेराई हो रहा है। देखो पोजीशन के साथ भी वेराई हो रहा है, बिकॉज उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो वेव जो होता है ना, वेव वो पोजीशन के साथ तो वेराई होगा ही होगा, इसीलिए तो वो वेव है। उसका फॉर्मूला याद करो क्या था, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो उसमें एक्स भी है टी भी है। हाँ तो बराबर। वेव का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो टाइम एंड पोजीशन दोनों के साथ वेराई होना। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ई एंड बी जो है ना वो कांस्टेंट के लिए ये फॉर्मूला था, बट यहाँ पे तो वराइंग है, तो ये ऐसा कह सकते हैं कि डीसी का एसी हो गया, डीसी का एसी हो गया। तो ई एंड बी के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? सो इन अबो इक्वेशन, डी ई एंड डी बी। नहीं, ई एंड बी शुड बी रिप्लेस्ड बाय, कोई बताएगा कि उसको किसके द्वारा रिप्लेस करना पड़ेगा? हिंट आपको ना सर। हाँ, एसी, डीसी का एसी हुआ, तो जो काम डीसी में आई एंड वी करता है, डीसी के अंदर जो काम आई एंड वी करता है, एसी में वो काम कौन करता है? हाँ इज इट क्लियर नाउ? यस सर। तो अब E को ERMS से रिप्लेस करना पड़ेगा, B को BRMS से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो नाउ द फॉर्मूला शुड बी रिटन एज अ हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर प्लस BRMS स्क्वायर बाई 2 म्यू 0। नाउ व्हाट वी हैड लर्नड, E0 बाई B0 इज इक्वल टू C। अब आप मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करते हो, अगर E0 एंड B0 आर द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू से √2 को डिवाइड, उसके √2 को मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करते हो, जैसे VRMS इक्वल टू VM बाई √2, IRMS इक्वल टू IM बाई √2। तो यहाँ पे E0 बाई √2 क्या हो जाएगा, मैं है ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को √2 से डिवाइड करता हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को √2 से डिवाइड करता हूँ, तो कहना इसे ERMS बाई BRMS इक्वल टू C। यस। यस सर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि BRMS इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना चाहिए, ERMS बाई C लिखना चाहिए। यस सर। तो फ्रेंड्स अब है ना, मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ERMS स्क्वायर प्लस, अब ये बी स्क्वायर के 1/2 म्यू 0, अब बी स्क्वायर के बदले में क्या लिख दूँ, ERMS स्क्वायर बाई C स्क्वायर लिख दूँ, चलेगा? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि C स्क्वायर तो क्या है? 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। एग्जैक्टली, ये तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट है। अब एक म्यू 0 कैंसल एंड डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर, वापस से म्यू 0 कैंसल और एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 रहेगा, एप्सिलॉन नॉट रहेगा और ERMS रहेगा, स्क्वायर रहेगा, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1। 1, मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू ERMS स्क्वायर। JEE 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, तो कौन सा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होगा या मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा होगा या दोनों का सेम होगा, क्या कह सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन था, JEE में क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट है, यहाँ पे देखो मैंने जब स्टार्ट किया था तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी है, राइट साइड का मैग्नेटिक फील्ड का है। बट इवन एक्चुअली जब मैंने प्रूव किया तो लास्ट में मुझे ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड दोनों में ये सेम ही फॉर्मूला मिला, देखो मुझे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी था एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी था वो दोनों सेम। सेम है। तो उसका रेशियो पूछा था JEE 2018 के अंदर कि द एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड
the ratio of energy density corresponding to electric field and magnetic field is in the ratio of, तो क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, 1. 1:1 आएगा। और यहाँ पे आप ऐसा भी प्रूव कर सकते हो, आप अगर ERMS को BRMS में कन्वर्ट करोगे ये फॉर्मूला का यूज करके, ये फॉर्मूला का यूज करके अगर ERMS को BRMS में कन्वर्ट करोगे तो we can also prove that energy density can be given by formula B RMS square by mu 0। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। ERMS के बदले आप क्या लिख सकते हो, तो बोले BRMS इंटू सी, तो BRMS स्क्वायर इंटू सी, बट सी का तो 1/μ0 एप्सिलॉन हो जाएगा, तो एप्सिलॉन कैंसिल, तो BRMS स्क्वायर बाय mu 0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के अंदर यूज किया है, थ्योरी में भी उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, बट उसका प्रूफ नहीं दिया है, तो मैंने उसका पूरा प्रूव करके आपको दिया। और एक चीज मुझे करनी है अभी, नंबर 3, आई वांट टू प्रूव द फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब मुझे इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो फ्रेंड्स, क्या ये दोनों चीज आपको समझ में आया, और ये फॉर्मूला आप याद रख दोगे? સર આ ERMS અને BRMS ને એટલે એનર્જી ડેન્સિટી જે છે એ ખાલી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ માં જ એપ્લિકેબલ છે ને સેમ? हाँ, ये जो दोनों फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनर्जी डेंसिटी का ही फॉर्मूला है। ओके, ઓકે. अब एक और चीज मुझे करना है। नाउ आई वांट टू डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन and the formula of intensity of radiation of electromagnetic waves. So number 3, intensity of electromagnetic radiation, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स भी कभी कभी बोलते हैं। तो कहीं पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा लिखा है तो घबराने का नहीं, वो इंटेंसिटी ही है। और मैं प्रूव करना चाहता हूं कि इसका जो फॉर्मूला है वो एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, मतलब एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर इंटू सी, या फिर BRMS स्क्वायर बाई म्यू 0 इंटू सी है। मतलब अगर आप एनर्जी डेंसिटी को सी से मल्टीप्लाई करते हो, एनर्जी डेंसिटी को अगर आप सी के द्वारा, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के द्वारा मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है क्या। तो सबसे पहले तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या है, तो पहले तो वो समझ लेते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसका डेफिनेशन ऐसा है कि रेडिएंट एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो एनर्जी होता है, तो रेडिएंट एनर्जी incident perpendicularly per unit area per unit time is defined as the intensity of radiation. So radiant energy per unit time per unit area. But friends, energy upon time क्या होता है? पावर। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि रेडियंट पावर अपॉन एरिया, ऐसा भी मैं कह सकता हूं। क्या इतना आपको समझ में आया? यस सर. ओके સર આ ફોર્મ્યુલા કે જાણું કે 11th में आया था, ये 11th में સેકન્ડ था। ચેપ્ટર માં આપણે क्या बोल रहे हो? हाँ नहीं, 11th में था, और 12th में तो कहीं पे भी કદાચ આ हाँ 11th में था। પેલું આપણે MLT सॉल्व करता था ना, कदाच हाँ, उसमें भी था। वैसे वेव्स नाम के चैप्टर में 15 चैप्टर में भी था।
उसका जो यूनिट आएगा वो होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, पावर बाय एरिया, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1L0T-3। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर मैं यूनिट एरिया का, यूनिट टाइम का अगर मैं एनर्जी फाइंड कर दूं, यूनिट एरिया का यूनिट टाइम का अगर एनर्जी फाइंड कर दूं, तो वो जस्ट सिंपल एनर्जी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट विल बी द, बोलो, अगर मैं, रेडियंट पावर। हाँ, अगर मैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अगर मैं फाइंड कर दूं, तो वो जस्ट सिंपल एनर्जी नहीं होगा, बट इट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। रेडिएशन। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो मैं 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा? 5 मीटर। 5 मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी है वो c है, c इक्वल्स टू 3 × 10⁸। तो वो 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 3 × 10⁸ मीटर। 3 मीटर। 3 × 10⁸ को मैं c बोलूँ तो चलेगा? 3 × 10⁸ को मैं c बोलूँ तो चलेगा? हाँ। तो वॉट एवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट in the unit surface, that is surface of 1 meter square, will be in 1 second will be up to the c distance। एक मेरा अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो मैं है ना 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर तक ही पहुंच पाऊंगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वेलोसिटी है ना वो c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो 1 सेकंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे एंटर हो गए, 1 सेकंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे परपेंडिकुलरली, ये जो सरफेस है ना वो 1 मीटर स्क्वायर मैंने मान लिया है, तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंटर हो गए वो कहाँ तक पहुंचेंगे? 1 सेकंड के। 3 × 10⁸ हाँ, मीटर। तो मैंने क्या किया, पहले से ही ये जो क्यूबॉइड है उसका लेंथ मैंने c मीटर ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंटर हो गए वो ये क्यूबॉइड के लेंथ के अंदर ही हो गए, बिकॉज वो मैक्सिमम c मीटर तक ही पहुंच पाएंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स, नाउ कंसीडर a cuboid of 1 meter square cross section and a c meter length। સર બટ આનાથી થાય શું? આ તો વેવ્સ તો अरे નથી भाई જતી। 5 मिनट ठहर जाओ, 5 मिनट ठहर भी जाओ। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 3 मीटर क्यूब स्क्वायर। होगा। इज दैट क्लियर? 3 मीटर स्क्वायर। अरे वॉल्यूम, हाँ लेंथ, सॉरी सर। हाँ एरिया बराबर। इनटू द लेंथ चलेगा? हाँ सर, हाँ सर। नाउ radiation incident perpendicularly to 1 meter square cross section in a 1 second will be inside this cube, inside this cuboid। क्या, चलो ये बात पता चले आपको? यस सर। तो ये क्यूबॉइड के अंदर मैं अगर एनर्जी फाइंड कर दूं, ये क्यूबॉइड का अगर मैं एनर्जी फाइंड कर दूं,
तो वो जस्ट सिंपल एनर्जी नहीं होगा, दैट विल बी द एनर्जी ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ 1 सेकेंड। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? चलो यहाँ तक समझ में आया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, ये क्यूबॉइड के अंदर कितना एनर्जी है ना वो फाइंड करना चाहिए। अगर वो मैं फाइंड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी नॉट जस्ट एनर्जी, इट विल बी एनर्जी ऑफ यूनिट एरिया, एनर्जी ऑफ यूनिट टाइम। अब नाउ एनर्जी डेंसिटी का क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी एक्चुअली क्या है, इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट हाँ वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। चलो, सो दैट्स वाई इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितना एनर्जी अकोमोडेट होगा वहां पे, एनर्जी डेंसिटी जितना, एनर्जी डेंसिटी रो इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना एनर्जी होगा, तो बोले एनर्जी डेंसिटी जितना। तो एनर्जी डेंसिटी तो रो है, तो 1 मीटर क्यूब में जो एनर्जी है वो रो है। तो इन दिस क्यूबॉइड जिसका वॉल्यूम कितना है, सी मीटर क्यूब है, तो उसके अंदर कितना एनर्जी होगा। रो सी मीटर क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस इज नॉट जस्ट एनर्जी, दिस इज ऑल्सो द इट इज अ इंटेंसिटी। intensity. So energy in the cuboid, energy in this cuboid, that is energy per 1 meter square area in 1 second, and that is also equals to intensity इज इक्वल्स टू क्या आएगा आंसर, एक के अंदर रो है तो सी के अंदर कितना, तो रो इंटू सी। सो फाइनली आई कैन से द इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएशन, उसको आई बोल देते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू रोजी। ए रोजी और सीरो, जिसको रोजी याद रहे वो रोजी को याद रखे, और जिसको सीरो अच्छा लगता है वो सीरो को याद रखे, जो भी आपको याद रहे। तो आई इक्वल्स टू ए रोजी और सीरो, वॉट एवर यू लाइक। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और आपको रो का तो फॉर्मूला पता ही है, इट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस स्क्वायर, और यू कैन ऑल्सो राइट इट इज बी आर एम एस स्क्वायर बाई म्यू जीरो इंटू सी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो फाइनली फ्रेंड्स आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट म्यू आर के, नंबर 1। नंबर 2 आपको ये याद रखना है कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो बोले एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर और बी आर एम एस स्क्वायर बाई म्यू जीरो। एंड नंबर 3 आपको इंटेंसिटी रोजी, ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। सो फ्रेंड्स अब जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। सो हाउ मच टाइम लेफ्ट, लेट्स सी। ओके, सो फ्रेंड्स so we'll discuss the numerical in the next lecture, and the next lecture मतलब tomorrow your chapter will be completed। देखो हमने यहाँ तक तो कर दिया, हाँ चैप्टर खत्म, बस नेक्स्ट लेक्चर में खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने डिस्कस किया। मतलब अगर आज के लेक्चर में मैंने जो कराया है
वो जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ही डिस्कशन है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपके जो मॉडर्न का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है वही मैंने डिस्कस कराया है, और 3 थ्योरी मैंने एक्स्ट्रा कराई जो जिसका प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, एग्जाम के लिए भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसकी समझ आपको होनी चाहिए। वो जो थ्योरी है उसके बेस पे न्यूमेरिकल तो है, एमसीक्यू भी पूछते हैं, जेडबलई नीट के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। प्लीज़ डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाएंगे और एक टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक टॉपिक बाकी है, जिसके अंदर हम अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायोलेट, विजिबल रीजन, वो सारे वेव्स के थोड़ा थोड़ा डिस्कशन है। और वो चीज़ आपको 2 मार्क्स में एवरी शॉर्ट नोट विथ रिस्पेक्ट टू एवरी वेव्स के लिए आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। तो फ्रेंड्स कल का लेक्चर बहुत ही मायने रखता है, डोंट मिस द टुमारो लेक्चर। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड द नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू सॉल्व द एमसीक्यू एज वेल। आपको डाउट भी लाना है एमसीक्यू। अच्छा, कैन आई हैड गिवन द चैप्टर नोट्स फॉर द 8th चैप्टर, राइट? 8th चैप्टर को मैंने एमसीक्यू का नोट दिया, उसके बाद नहीं दिया है, राइट? हाँ ये सर ये बुक में છે। हाँ सर 8 चैप्टर तक है। तो 9th to 14th चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं। वो विद इन अ वीक आपको ऑफिस से कलेक्ट करना होगा। विद इन आफ्टर मैं व्हेन आई विल टोल्ड यू आफ्टर दैट यू नीड टू कलेक्ट फ्रॉम द ऑफिस। ओके, तो आज का सेशन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। ओके, किसी को कुछ पूछना है?